हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप शुक्ला। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अब देखिए, जो एडजस्टमेंट हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कंडीशन में कि अगर पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो उस कंडीशन में एडजस्टमेंट क्या होगा। तो पहला हमने पढ़ा था कि हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा कि कौन कितना पार्टनर अपना शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर कितना अपना शेयर गेन कर रहा है दूसरे का। ठीक है। दूसरा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कि भाई जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको कंपनसेशन गेनिंग पार्टनर कितना देगा उसके लिए। तीसरा था रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस के लिए। ठीक है, जिसमें ये हमको पता करना था कि अगर भाई रेशियो बदल रहे हैं तो जो पहले से बचाया हुआ पैसा है उसका वो क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे या फिर उसके लिए एडजस्टमेंट कर लेंगे। और आज भी हमारा वही काम है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। यानी हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो एसेट्स या लायबिलिटी है उसकी वैल्यूज़ का अमाउंट क्या है और उसका रिजल्ट क्या आएगा जब हम उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे, नई वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, गेन होगा या लॉस होगा, वो पता करेंगे। और उसके बाद उसके लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या करनी है। ठीक है, ये हमें देखना है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, इसके लिए एडजस्टमेंट क्यों होता है। क्योंकि भाई जब एसेट्स की नई रेशियो बदल रहा है तो जो एसेट्स है, ठीक है, उसमें जो उसका शेयर है, पार्टनर का शेयर है, वो भी बदल जाएगा। तो जब उसने एसेट्स लिया था, फर्म में जब एसेट्स आया था तो उस टाइम उनका राइट कुछ और था, कुछ और शेयर था उस एसेट्स में, लेकिन आगे चल के बदलेगा तो इसकी वजह से हमें एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट दो तरीके से होगा। पहला तो होगा रिकॉर्ड रिवाइज चेंज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब कि जब एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू चेंज होगी तो जो नई वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को वो रिकॉर्ड करेंगे बुक में। और दूसरा क्या है, नॉट टू रिकॉर्ड द रिवाइज चेंज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, की जब रिवाइज्ड वैल्यू जो नई वैल्यू मिली उसको नहीं लिखेंगे। भाई एडजस्टमेंट करना है कर लो, लेकिन हम नई वैल्यू नहीं लिखने देंगे, जिस वैल्यू पे था उसी वैल्यू पे एसेट्स को रहने दो। तो दोनों कंडीशन पे आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिकॉर्ड रिवाइज चेंज वैल्यूज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो इसमें अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है। भाई अब जब हम एसेट्स और लायबिलिटी की बात कर रहे हैं तो एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी, दो ही चीज़ें होंगी, या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो अगर बढ़ी या घटी तो बढ़ने पे होगा फ़ायदा और घटने पे होगा नुकसान। एसेट्स अगर बढ़ा तो फ़ायदा और घटा तो नुकसान। लायबिलिटी इसका अपोजिट है, यानी बढ़ा तो नुकसान और घटा तो फायदा हो गया, पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो ये जो फायदा नुकसान हो रहा है इस पे, इसको कहाँ लिखा जाए, तो उसके लिए इन्होंने कहा कि भाई जो हम कर रहे हैं उसी का एक अकाउंट बना लो। हम रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो रिवैल्यूएशन का एक अकाउंट बना लो, तो उसी में हमें रिकॉर्ड करना है जो भी फायदा या नुकसान होगा उसे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स पे, देखते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज। तो एसेट्स की वैल्यू या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। तो फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी। अब हम रूल भी यूज कर लें, एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही। इंक्रीज हुआ एसेट तो क्या होगा, डेबिट होता है। रूल्स हमने पढ़ा है, ठीक है, कि एसेट्स का रूल क्या है, इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। लायबिलिटी का रूल क्या है, डिक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट। तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो एसेट्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इंडिविजुअल एसेट्स को लिखना है, ये नहीं कि सारे एसेट्स का पैसा एक साथ कहीं जोड़ लो और उठा के चिपका दो, ऐसा नहीं करना। अगर हमारे पास मान लो फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, तीनों की वैल्यू बढ़ी तो मशीनरी डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, तब हमें टू रिवैल्यूएशन लिखना है। और एक चीज़ आपको बता दें, रिवैल्यूएशन एक अकाउंट बनाएगा कि इसमें प्रॉफिट या लॉस को लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा भाई, इनकम क्या होता है, क्रेडिट होता है इनकम या प्रॉफिट, और एक्सपेंस या लॉस क्या होता है, डेबिट। तो रिवैल्यूएशन करने पे क्या हुआ, फायदा हो रहा है ना, एसेट्स की वैल्यू बढ़ी तो फायदा हुआ तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। दूसरा है फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू घटेगी तो क्या होगा भाई, एसेट 10,000 का था 8,000 का हो गया तो 2,000 रुपये का हमारा क्या हुआ, सीधा सा नुकसान हो रहा है। नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। और बढ़ क्या जो है हमारा घट रहा है एसेट्स, तो एसेट से डिक्रीज होगा, रूल क्या है, क्रेडिट होता है अगर एसेट डिक्रीज होगा तो टू एसेट्स।
अब एक पॉइंट आता है कि भाई कुछ एसेट्स ऐसे हों, हमको पता चले जब रिवैल्यूएशन करना है कि उसको तो अभी हमने अकाउंट में लिखा ही नहीं था, तो अब हम उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। तो जब रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स एक और बढ़ेगा, यानी एसेट्स बढ़ रहा है तो डेबिट होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर इसके बाद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का अमाउंट बढ़ गया, तो भाई लाइबिलिटी बढ़ गया मतलब पैसा अब ज़्यादा देना पड़ेगा, तो हमारा होगा नुकसान, नुकसान मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट। ठीक है, इसको याद रखना कि नुकसान का मतलब रिवैल्यूएशन डेबिट और क्रेडिट जिस पे नुकसान हुआ हो। ठीक है, और फायदे का मतलब कि रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा जिस पे हमारा फायदा हो रहा हो। तो बड़ी आसानी से एंट्री भी बन जाएगी। ठीक है, पूरा रूल भी नहीं याद करना पड़ेगा। क्या एंट्री हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट। फिर फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की अमाउंट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, कम। भैया 10,000 रुपये देना था, 6,000 रुपये देना है, कम हो गया लाइबिलिटी, फायदा हो गया नहीं हुआ। फायदे मतलब रिवैल्यूएशन क्रेडिट, और किस पे फायदा हुआ, लाइबिलिटी पे, तो लाइबिलिटी हो गया डेबिट। लाइबिलिटी डिक्रीज, डिक्रीज का रूल क्या है, डेबिट है। अब देखें इसके बाद है फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटी जिसको हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया, छूट गया, भूल गए हम, तो रिकॉर्ड करेंगे भैया तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, और लाइबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि हमारा नुकसान हो रहा है, और नुकसान का मतलब क्या होता है, रिवैल्यूएशन डेबिट होता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। और टू लाइबिलिटी भैया बढ़ रही है, इंक्रीज क्या होता है, क्रेडिट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, अब ट्रांसफर ऑफ बैलेंस, फाइनली हम क्या करेंगे, बैलेंस निकालेंगे, या हम बोलते हैं रिजल्ट निकालेंगे। जो रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट था, इसका जो रिजल्ट आया वो क्या आया, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है कि क्रेडिट का ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा है, तो जो एक्सेस अमाउंट होगा वो क्या बोला जाएगा। तो जब भी क्रेडिट का ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ पे हमने जो रिवैल्यूएशन में लिखा, ठीक है, रिवैल्यूएशन के लिए जो हमने आपको कहा कि अगर कोई प्रॉफिट है या जिसको हम गेन बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और अगर कोई एक्सपेंस या लॉस है तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा रिवैल्यूएशन। यही हमने बोला ना। तो पहली बात, फॉर ट्रांसफर ऑफ बैलेंस रिजल्ट में क्या होगा, इफ क्रेडिट साइड इज एक्सीड्स डेबिट साइड, मतलब क्रेडिट का टोटल ज़्यादा हो, मतलब फ़ायदा ज़्यादा है तो फ़ायदा ही है ना, प्रॉफिट, और प्रॉफिट है तो ध्यान रखना बांटना है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स की कैपिटल में। तो भैया जब फ़ायदा है तो पार्टनर को मिलेगा, और पार्टनर को मिलेगा तो उनका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल, और करेंट अकाउंट अगर फिक्स्ड होगा तो क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट। फिर नेक्स्ट है हमारा, इफ डेबिट साइड इज एक्सीड, डेबिट ज़्यादा हो, लॉस ज़्यादा हो जाए, डेबिट ज़्यादा है तो बैलेंस आप किधर लिखोगे, क्रेडिट। रिवैल्यूएशन के कहाँ आया, क्रेडिट, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हुआ, लेकिन भैया नुकसान हुआ तो कैपिटल घटेगा, और घटेगा तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर का कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट देखते हैं, ये आपका कौन सा साइड है, डेबिट साइड, और ये कौन सा साइड है, क्रेडिट। हमने आपसे कहा कि अगर हमारा फ़ायदा हो किसी एसेट्स पे या किसी लाइबिलिटी पे, तो रिवैल्यूएशन क्या हो जाता है, क्रेडिट। अगर नुकसान हो तो क्या हो जाता है, डेबिट। तो सीधी सी बात, ये बताओ आपका फ़ायदा कब होगा, भाई जब एसेट्स की वैल्यू बढ़े और लाइबिलिटी की वैल्यू घटे, तभी आपका फ़ायदा है। तो क्रेडिट में क्या आएगा, बाई इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। आपको ये पूरा नहीं लिखना है, ये हमने लिख दिया कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब कि एसेट की वैल्यू बढ़ने पे आप क्या करोगे, क्रेडिट में लिखोगे। तो जिस एसेट्स की वैल्यू बढ़ी होगी वो एसेट्स, जिस लाइबिलिटी की वैल्यू घटी होगी वो लाइबिलिटी, और अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसे भी यहाँ पे दिखाएंगे। फिर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू घटेगी तो नुकसान होगा, लाइबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो भी नुकसान होगा। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, तो जिस पे नुकसान हुआ एसेट्स पे, उस एसेट्स को डेबिट में लिखेंगे, जिस लाइबिलिटी पे नुकसान हो रहा है, जिसकी वैल्यू बढ़ रही है लाइबिलिटी की, उसको डेबिट में लिखेंगे, और कोई अगर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो उसे भी डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। अब फाइनली बात करें हम, जो इसका रिजल्ट आएगा, तो मान लो कि क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है आपके किससे, डेबिट से,
तो क्रेडिट आपका फायदा वाला पार्ट ज़्यादा है, लेकिन बैलेंस किधर लिखा जाएगा? डेबिट में। लेजर में पढ़ा होगा ना, बैलेंस करना जिधर कम होता है उधर लिखते हैं, लेकिन अगर डेबिट में बैलेंसिंग फिगर को लिखा तो ये कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? क्रेडिट के बैलेंस को, मतलब गेन को शो कर रहा है, ठीक है। तो गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मान लिया पार्टनर ए भी है, ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर यही लॉस होता यानी डेबिट का टोटल ज़्यादा होता और क्रेडिट का कम, तो जितना बैलेंस बचता वो क्या प्रेजेंट करता? लॉस को। डेबिट को प्रेजेंट करता कि भाई डेबिट का पैसा इतना ज़्यादा है, तो बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ए बी जो भी होते पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते। तो ये पहला केस है, रिकॉर्ड रिवाइज्ड वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। जब एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवाइज्ड वैल्यू यानी जो चेंज्ड वैल्यू है उस वैल्यू को जब रिकॉर्ड करेंगे तो उस केस में होगा। लेकिन अगर इन्होंने रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड ही नहीं करना है तो ये बोले कि हम भाई नई वैल्यू नहीं लिखेंगे, एडजस्टमेंट कर लो। जैसा रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए आपको बताया था कि भाई जिसका फायदा हो रहा है चेंज होने पे रेशियो, तो जितना एक्स्ट्रा उसको मिलेगा रेशियो बदलने पे वो पैसा वो पहले ही दे दे उसको, तो बाद में हिसाब बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, ठीक है। तो अब ये होगा कैसे? एंट्री तो ये है कि भाई एडजस्टमेंट अगर करेंगे, रिवाइज्ड वैल्यू को वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नई वैल्यू को कुछ वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो उसके लिए एंट्री ये हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये होगी कैसे, किस अमाउंट पे निकालेंगे? तो यही जो आपका गेन दिया है ये गेन पे होगा, ठीक है। अगर क्या आएगा? गेन आएगा। गेन की केस में ये एंट्री हो जाएगा और लॉस की केस में एंट्री क्या हो जाएगी कि अगर रिवैल्यूएशन पे आपका लॉस आएगा तो एंट्री हो जाएगी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। अगर गेन आ रहा है तो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, और अगर लॉस आया तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। तो एक तो तरीका है कि आप वर्किंग नोट में पूरा रिवैल्यूएशन बना लो, भाई टाइम लगेगा, तो शॉर्टकट कैसे करें? तो शॉर्ट में इसको हम कैसे करेंगे कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स लिखेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, इसको जोड़ेंगे। और क्या जोड़ेंगे इसमें हम? अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर पूरा फॉर्मेट वगैरह हमें नहीं यूज़ करना तो ये तरीका हम यूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें से लेस क्या हो जाएगा? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और क्या लेस होगा? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, ठीक है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी इसको भी माइनस करेंगे। अब रिजल्ट या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि गेन है, गेन और लॉस। पॉजिटिव आया तो गेन और निगेटिव आया तो लॉस। अब ये जो गेन या जो लॉस आया है इसी को हम क्या करेंगे? गेनिंग सैक्रिफाइसिंग में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमें निकालना है तो गेन क्या करेंगे? गेन और लॉस जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, उसमें हम गेन्ड शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, गेनिंग पार्टनर का अमाउंट आ जाएगा। और अगर इसी गेन और लॉस में हम मल्टीप्लाई कर दें सैक्रिफाइज्ड शेयर से तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का अमाउंट आ जाएगा। बस सिंपल सा तरीका है, ठीक है। तो ये तो हो गया आज का हमारा
थ्योरी पोर्शन, जिसमें हमने एंट्री को देखा कि कैसे एंट्री करनी है हमें दोनों केस में, जब रिवाइज्ड वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे और जब रिवाइज्ड वैल्यू को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट देखते हैं। पहले आप इसको समझ लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।